करें। बैठिए। बोलिए भारत माता की। बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, यहां की महापौर श्रीमती सुषमा जी खरकवाल, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद जी द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश जी शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र जी प्रधान, सदस्य विधान परिषद श्रीमान लाल जी निर्मल, सदस्य विधान परिषद श्रीमान उमेश जी द्विवेदी और हमारे लखनऊ उत्तर के लोकप्रिय विधायक श्री नीरज जी वोरा और हमारे बख्शी तालाब के लोकप्रिय विधायक श्री योगेश जी शुक्ल, त्रिलोक सिंह अधिकारी और प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री सुभाष चंद्र जी शर्मा, श्री अनिल जी पाटिल, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री सूर्यपाल जी गंगवार, जिलाधिकारी लखनऊ श्री अजय जैन, सीडीओ लखनऊ आदरणीय दिवाकर जी त्रिपाठी और अंकिता सायवाल, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जिन लोगों को आज जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, जिनको आज सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, यह मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। वैसे हमारे भारत सरकार के मंत्री वीरेंद्र जी का भी यह आग्रह था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के जो मंत्री हैं उनका भी आग्रह था, और प्रधानमंत्री कार्यालय भी ये चाहता था कि मैं आज आप सबके बीच यहां पर उपस्थित रहूं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुझे उपस्थित रहने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, और आप सबके स्नेह के कारण ही, आप सबके प्यार और मोहब्बत के कारण ही आज भारत की संसद में मैं बैठा हूं, और देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी विशेष रूप से मेरे कंधों के ऊपर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से गरीबी समाप्त होनी चाहिए। गरीब गरीब होता है, वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी पंथ का हो अथवा किसी मजहब का हो, और साथ ही पिछड़ापन भी इस देश का समाप्त होना चाहिए। और यह कहते हुए उन्होंने एक वाक्य कहा था कि हमारी सरकार जो बनी है, यह सरकार इस हिंदुस्तान के गरीबों और पिछड़ों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, इसके साथ साथ महिलाओं के सम्मान की चिंता किस हद तक हमारी सरकार ने की है। आज चले जाइए, अब शायद ही ऐसे कोई घर मिले जहां पर लोग की झुग्गी झोपड़ी में रहते हो। मुझे याद है कि जिस समय हम लोग भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह जी, तो वह कहते थे, गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान। आज मैं देश के लगभग सभी राज्यों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, मैं देखता हूं कि शायद ही अब कहीं झुग्गी झोपड़ी बची हुई हो, सबके पास पक्के आवास बनते जा रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जिनके पास आज पक्के आवास नहीं है, मेरे बहनों भाइयों, पूरी तरह से आप आश्वस्त रहना, जिनके पास पक्के आवास नहीं है, उनके पक्के आवास आगामी 5 वर्षों के अंदर ही बंद कर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हम तक को रोक नहीं सकती। हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि देश के गरीबों को भी देश की मुख्य धारा में लाकर हमको खड़ा करना है। जैसे समाज के सभी वर्गों को लोग
भारत का मस्तक ऊंचा करने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं, जिनको गरीब कहा जाता है, जिनको वंचित कहा जाता है, वो भी प्रभावी तरीके से अपना योगदान दे सकें, उनके अंदर यह सामर्थ्य पैदा हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। आज पीएम सूरज पोर्टल की लॉन्चिंग हुई है, जिसके संबंध में भारत सरकार की प्रतिनिधि सुश्री अंकिता साहिवाल ने आपको विस्तार पूर्वक बतलाया है, इसलिए बहुत विस्तार में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। और गरीबी का जहां तक प्रश्न है, यह मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग ने कहा है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते थे, यानी सर्वाधिक गरीब माने जाते थे, उनमें से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो चुके हैं। यह है हमारे सरकार के कामकाज की काम करने की शैली। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, सबने कुछ न कुछ करने की कोशिश की। प्रश्न नियत का था। एक मिनट, शांत रहो, शांत रहो। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं, थोड़ा बहुत सबने किया, लेकिन जिस तरीके से तहे दिल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर संवेदना थी भारत के गरीबों के लिए, ऐसा प्रारंभ से ही मुझे लगता रहा कि पूरा जीवन ही वह हिंदुस्तान के गरीबों के लिए और हमारे भारत के हर नागरिक के लिए उनका जीवन ही समर्पित है। कितनी कितनी योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की। क्या गरीब यह कभी सोच सकता था? मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे गरीबों को हमने देखा है, क्योंकि मैं तो सन 1977 से विधायक के रूप में, सांसद के रूप में यहां की विधानसभा में और भारत की संसद में अपनी भूमिका निभाता रहा, और मैंने देखा है कि गरीब परिवारों के लोग कभी कभी हम लोगों के पास आते थे कि साहब फला हॉस्पिटल में टेलीफोन कर दीजिए ताकि हमारा इलाज हो जाए। आज भारत के गरीबों को यह मोदी जी की ही सरकार है, बहनों भाइयों, आयुष्मान भारत कार्ड मुहैया करा रही है कि 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज हो। मैं समझता हूं कि ऐसी कल्पना भी लोगों ने नहीं की होगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे उत्तम योजना विश्व में, दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है जैसी योजना की हमारे भारत के पास है। और हमारी सरकार ने जो कुछ भी काम किया है दिल से किया है। हमारी नीतियों को लेकर तो कोई विवाद कर सकता है, लेकिन हमारी नीयत पर कोई भी मां का लाल सवालिया निशान कभी नहीं लगा सकता है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कांग्रेस का शासनकाल भी आप लोगों ने देखा हो। सामान्यतः मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन मैं किसी की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहता हूं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ होती थी तो लोग ये कहते थे साहब योजना की घोषणा हो गई, थोड़े बहुत गिने गिने लोगों को उसका लाभ मिल गया, लेकिन अधिकांश लोग जिनको कि उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाए। जितना सरकार तय करती थी उसका 1/4 लाभ किसी को पहुंच पाता था तो पहुंच पाता था, नहीं तो नहीं, अन्य लोगों को वह भी नहीं मुहैया होता था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, नौजवान प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक बार अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करूं, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन वह 100 पैसा दिल्ली से जो चलता है, दिल्ली के बैंकों से, वह लोगों तक पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ईमानदारी से उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार किया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने उस प्रधानमंत्री की मजबूरी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि मेरे बहनों भाइयों, यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। यह होती है सरकार, यह होता है काम करने का तौर तरीका। कोई आपको जो लाभ मिल रहा है उस पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश नहीं कर सकता है।
हमने सीधे हिंदुस्तान के गरीबों को सरकार के साथ जोड़ दिया है। और मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की पहल यदि किसी सरकार ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, भारत में जिस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने दी है और जिस तरीके से हम लोग यहां की गरीबी को समाप्त करने के लिए और लोगों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, सर्वत्र इसकी सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं भारत में कमाल हो रहा है। और आप लोगों को, बहुत लोगों को जानकारी इस बात की होगी कि भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत लगातार दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ती जा रही है। मैं कई मंचों से कह चुका हूं पहले भी, पहले हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी बात को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। भारत कमजोर देश है, भारत गरीबों का देश है, क्या इसकी बात सुनना। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में इतना ऊंचा हुआ है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। गरीबों में भी, झोपड़ी में रहने वालों की, उनको आवास मिलना चाहिए, उनके घर में जल पहुंचना चाहिए। जल ऐसे नहीं पहुंचना चाहिए कि कहीं हमने 1 किलोमीटर पर कोई कुआं बनवा दिया, कोई तालाब बनवा दिया और गरीब परिवारों की माताएं बहनें 1 किलोमीटर जाकर और वहां से जल लेकर और घड़े पर घड़ा रखकर सर में तब अपने घर की जल की आवश्यकताओं को पूरा करें, ऐसा नहीं किया। हर घर में नल होगा, नल के माध्यम से जल मिलेगा। और आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, बहुत सारे घरों में नल के माध्यम से जल मिल रहा है। और जिनके घर में खुदा नखास्ता यदि नहीं पहुंचा होगा तो उनके घर में भी नल के माध्यम से जल पहुंच कर रहेगा। और मैंने तो यह फैसला किया है कि कम से कम अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, और हमारे जितने भी विधायक बैठे हैं, हमारे नीरज गोरा जी बैठे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश जी पाठक बैठे हैं, हमारे योगेश शुक्ला जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं। मैं इन लोगों से भी कहूंगा, आप यह देखिए कि आपके यहां किस गरीब के घर में नल नहीं पहुंचा है, किस गरीब के घर में नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचा है। हमारे हर जनप्रतिनिधि को, हमारे पार्षद हो तो पार्षदों को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिनके घर में नल नहीं पहुंचा होगा उनके घर में नल पहुंच कर रहेगा और नल से ही जल पहुंचेगा। यह पूरा आपको मैं यकीन अपनी तरफ से दिलाना चाहता हूं। मैं मानता हूं साथियों कि कानून तो कांग्रेस के समय भी बनते थे, लेकिन कानून केवल बनाना पर्याप्त नहीं होता है। कानून को प्रभावी तरीके से जब तक लागू न किया जाए, और केवल लागू करने से ही काम नहीं होता है, बराबर उसकी देख रेख होनी चाहिए। मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं, मॉनिटरिंग यदि प्रॉपरली नहीं होगी तब तक हम जो लाभ गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं वह लाभ किसी भी सूरत में गरीबों तक नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि 2047 आते आते हमारा भारत ये विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत बनेगा तो उसके लिए चिंता क्या की है उन्होंने। आपने देखा होगा एक गाड़ी घूम रही थी, देखा है गाड़ी जो घूम रही थी, विकसित भारत वाली गाड़ी। माने कोई प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में इस हद तक वो चिंतित है कि जिन लोगों को जो लाभ हमने मुहैया कराया है, आयुष्मान भारत का कार्ड मुहैया कराया है, आवास का कार्ड मुहैया कराया है, राशन कार्ड का मुहैया कराया है, उनमें कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बच गया है। हर क्षेत्र में गाड़ियां जा रही हैं, अब फिर से वह गाड़ी निकलेगी ताकि कोई भी लाभार्थी जिसे लाभ मिलना चाहिए वो कोई वंचित न रह जाए। और यहां तक महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जिन महिलाओं की आमदनी कुछ हजार रुपए भी नहीं होती थी साल में, उनमें से ऐसी 2 करोड़ महिलाएं अब लखपति बन गई हैं।
भारत में 2 करोड़ महिलाएं लखपति बन गई। और हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि ऐसे हम 4 करोड़ महिलाओं को जो है हम लखपति बनाएंगे। बहनों भाइयों, हम सबका सौभाग्य है कि हमको मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। हम लोग उनके मंत्रिमंडल में काम करते हैं, हम लोग बहुत नजदीक से देखते हैं कितनी तड़पण है इस देश का मस्तक ऊंचा करने की। बराबर गरीबों मैंने सारे अपने कैबिनेट मंत्रियों से भी वो पूछते रहते हैं बराबर कि आपके क्षेत्र में क्या हुआ, आपने अभी तक क्या किया, फला योजना पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। इस बात की वो बराबर चिंता करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस सक्रियता के साथ वो अपनी जिम्मेदारी इस देश में प्रधानमंत्री रहते हुए निभा रहे हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कोई प्रधानमंत्री इतना परिश्रम करेगा। मैं सारी योजनाओं की बहुत विस्तार में जाकर यहां चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा, लेकिन आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है, यह कार्यक्रम अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चूंकि 2 दिन आ चुका था, इसके पहले मेरे आने का कोई बहुत औचित्य नहीं था, लेकिन चूंकि गरीबों से संबंधित कार्यक्रम था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में चलूंगा। और फिर 3 दिन के अंदर ही, 3-4 दिन के अंदर ही तीसरी बार आप सबके सामने यहां पर मौजूद। और हमारे जो लखनऊ के लोग बैठे हैं यहां पर, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, अब तो चुनाव का समय आ गया, तो चुनाव होगा। हम लोग केवल सरकार बनाने के लिए जीवन नहीं खपाते, हम लोग जीवन खपाते हैं तो देश बनाने के लिए जीवन खपाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए करते हैं, हम लोग राजनीति देश बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए करते हैं। भारत का मस्तक ऊंचा होना चाहिए, यह हम लोगों की हसरत है। और लगातार भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है। अब छोटी सी चीज, कोरोना की बीमारी तो आप लोगों में बहुत लोगों को रही होगी। कितने लोगों को कोरोना हुआ था? जरा हाथ उठाई तो, जरा पीछे या ऊपर बैठे जरा हाथ उठाए। कोरोना कितने परिवारों में हुआ था? परिवारों में कितने? अरे बीच में नहीं हुआ था क्या इन लोगों को? नहीं हुआ था, बड़े सौभाग्यशाली हुए। अच्छा ये बतलाइए कि 2-2 टीका कोरोना हुआ हो न हुआ हो, 2-2 टीका सबको लग गया है कि नहीं? या बात है। अब सुन लीजिए मेरी बात, यह कोरोना का जो टीका है भारत में पहले नहीं बनता था। मुझे याद है पहली बैठक मैं भी मौजूद था, प्रधानमंत्री जी थे, मैं था और सब अधिकारी भी थे और स्वास्थ्य मंत्री बैठे। उस समय हमारे यहां यह टीका बनता ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा बनता नहीं था तो क्या बन नहीं सकता है? ऐसा तो है नहीं कि कोरोना आया है महीने भर में समाप्त हो जाएगा। यह कब तक चलेगा इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि इससे संबंधित वैज्ञानिकों से मैं बात करना चाहूंगा और सीधे बंगलौर पहुंचे। अब बंगलौर के वैज्ञानिकों से उन्होंने बात किया। मेरे बहन भाइयों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया, करिश्मा कर दिया। उन्होंने वैक्सीन बनाया, टीका बनाया, और बनाया तो केवल भारतवासियों के लिए नहीं बनाया, हमने दुनिया के 100 देशों को वह टीका मुहैया कराया है। उनकी मदद काम करने का यह तरीका होता है, 100 देशों को मुहैया कराया। और 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे भारत की। 140 करोड़ में शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसको 2 बार टीका न लगा हो। यह सच है कि नहीं है? सच है तो तेज आवाज में बोलो, सच है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे धनवान देश और ताकतवर देश माना जाता है, वहां भी सबको 2 कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है, सभी नागरिकों को लगी है। तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में लगी है। यह होता है सरकार के कामकाज करने का तौर तरीका। उनको 3 लगी है। इसलिए बहनों भाइयों, हमारी सरकार की इस देश का मस्तक ऊंचा करने के प्रति जो प्रतिबद्धता है वह बेजोड़ है, अटूट है। और
आप सबका जैसा प्यार मिला है, जैसी आपकी मोहब्बत मिली है, यही प्यार मोहब्बत भविष्य में भी मिलती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर।